हेलो स्टूडेंट, जावा कोर के एमसीक्यू का फोर्थ पार्ट है। इससे पहले 3 पार्ट अगर आपने देखा तो अच्छी बात है। ठीक है, इस पार्ट में हम ओवरलोडिंग के बारे में देखेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत एक्सेल स्पेसिफायर के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग टू आर मोर मेथड विद इन सेम क्लास। ठीक है, सेम क्लास की बात की जा रही है। डेट हैव सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर डिक्लेरेशन। तो ऑब्वियस सी बात है, ये किसका डिफिनेशन है आपका? ये डिफिनेशन है आपका अब मेथड ओवरलोडिंग का। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका क्या हुआ? मेथड ओवरलोडिंग ही इसका आपका करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ दीज कैन बी ओवरलोडेड। इसमें कौन कौन सा ओवरलोड हो? कोई मेथड को बिल्कुल ओवरलोड कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर भी ओवरलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों आपका जो है सही होता है, तो सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि दोनों को ओवरलोड हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज द करेक्ट अबाउट पासिंग एन आर्गुमेंट बाई कॉल बाई वैल्यू। कॉल बाई वैल्यू क्या होता है आपका? जहां पर हम एक कॉपी पास करते हैं फॉर्मल पैरामीटर में। ठीक है, फॉर्मल पैरामीटर बोल सकते हो, जो भी मेथड कॉल करते हो, ठीक है, उसमें एक कॉपी जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है? कॉपी ऑफ एन आर्गुमेंट इज मेड इनटू फॉर्मल पैरामीटर ऑफ सब रूटीन। मतलब जिसको सब रूटीन मतलब जिस मेथड को कॉल कर रहे हो उसमें एक कॉपी जा रहा होता है। तो ये करेक्ट आंसर है, बिल्कुल ये करेक्ट है यहाँ पर। तो अदर क्यों इनकरेक्ट है वो देख लेते हैं। रेफरेंस ऑफ ओरिजिनल आर्गुमेंट इज पास टू फॉर्मल पैरामीटर ऑफ द सब रूटीन। तो यहाँ पर रेफरेंस नहीं पास होता है, कॉपी पास होता है। रेफरेंस पास होगा तो क्या होगा कि वो अगर फॉर्मल पैरामीटर में कुछ भी चेंज होते हैं तो वर्जनल आपका जो होता है उसमें भी वो चेंज हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होता है। कॉपी ऑफ आर्गुमेंट इज मेड इनटू द फॉर्मल पैरामीटर। यहाँ तो बिल्कुल सही है, आप सब रूटीन एंड चेंजेज मेड ऑन पैरामीटर ऑफ सब रूटीन हैव इफेक्ट ऑन वर्जिनल पर आर्गुमेंट। ठीक है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कुछ भी आप चेंज करोगे फॉर्मल पैरामीटर में तो वर्जिनल पैरामीटर या वर्जिनल आर्गुमेंट में कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला है। तो ये स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है ये बता रहा है कि इफेक्ट होगा, लेकिन कैसा इफेक्ट नहीं होगा। लास्ट देखते हैं, रेफरेंसेज ऑफ वर्जिनल पैरामीटर इज पास। हम आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, रेफरेंस तो बिल्कुल नहीं पास, तो कॉपी ही पास होती है, तो इसलिए आपका ये गलत हो जाता है। नेक्स्ट, what is the process of defining a method in term of itself? That is a method that call itself। मतलब कौन खुद को ही कॉल करता है। तो अब ये बात है, हमने पढ़ा हुआ है बहुत दिनों से। इसको क्या बोलते हैं? जब एक मेथड खुद को कॉल करता है उसको बोलता है रिकर्जन। बहुत ज़्यादा ताम झाम सोचने की जरूरत नहीं है, तो इसको डायरेक्टली लगा दो रिकर्जन। ठीक है, तो रिकर्जन तो एक अच्छा क्वेश्चन है। रिकर्जन में कौन सा डाटा स्ट्रक्चर यूज हो रहा होता है? ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर मालूम है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट और द फॉलोइंग जावा कोड। आउटपुट पूछा जा रहा है, तो यहाँ आउटपुट में क्या है? यहाँ पर देखो, ये आपका सैन नाम का क्लास है, उसके अंदर एक मेथड ये है और एक मेथड ये भी है, और एक इसी के अंदर एक पब्लिक मेन मेथड भी है। ठीक है, मतलब सारे एक ही क्लास के अंदर है। तो यहाँ पर देखो, ये आपका मेथड का नाम क्या है? M1 है। ठीक है, जिसके 2 पैरामीटर है, इंट है, एक फ्लोट है। ठीक है, सेम ओवरलोडिंग उन्होंने किया, ओवरलोडिंग कर रखा है, तो ओवरलोडिंग में भी क्या हुआ, दो यहाँ पर मेथड है। तो यहाँ पर इंट फ्लोट है, यहाँ फ्लोट इंट कर दिया, जो उल्टा कर दिया, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, मेन मेथड में इन्होंने क्या किया? सैन का एक ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद इन्होंने send.m1 कॉल किया 2020। यहाँ पर एक प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम क्या होगी? यहाँ पर दोनों इंटीजर टाइप के हैं। ठीक है, दोनों इंटीजर टाइप के, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम होगी कि ये मेथड कॉल करे कि ये मेथड कॉल करे। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी। तो इस सिनारियो में जो होता है वो आपका जो आएगा, वो कौन सा एरर आना चाहिए आपका? वो आपका आएगा चाहिए, कौन सा एरर आएगा उसको आप बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है तो सेम टू सेम ये आपका आएगा कंपाइल टाइम एरर। ठीक है, कंपाइलेशन में ही एरर आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो है किस मेथड को कॉल किया जाए ये मालूम नहीं चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावा कोड। फिर से देख लो, वही उन्होंने यहाँ पर क्या किया, एक क्लास ओवरलोड नाम का क्लास रखा है, यहाँ पर x और y पैरामीटर दिया गया है, एक ऐड नाम का यहाँ पर ये है। तो सेम इन्होंने ओवरलोडिंग यहाँ फिर से की है। यहाँ पर एक ऐड हमारा, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, हाँ, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐड में यहाँ पर सिंगल पैरामीटर है और यहाँ पर ऐड में जो है आपका डबल पैरामीटर। सिंपल सा दिख रहा है, ये ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट है। ठीक है,
यहाँ पर एक क्लास बनाए, ये क्लास को यहाँ पर दो यहाँ क्लोज कर दिया गया है, ठीक है। एक यहाँ पर एक मेथड, एक ये मेथड यहाँ पर है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेथड एक और क्लास बनाया गया है, ओवरलोड मेथड बनाया गया है, ठीक है। इसमें एक पब्लिक मेथड, ठीक है, द पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाया गया है। इसमें क्या किया गया है जो है ओवरलोड, यहाँ पर ये जो क्लास है, ठीक है, तो थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं, ठीक है, ज़्यादा से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो है, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनाया गया, ठीक है। उसके बाद ए में क्या किया, ए इक्वल टू 0 दिया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या, ऐड obj.add6, तो यहाँ ए का कोई लेना देना नहीं है, 6 यहाँ पास किया गया। 6 कहाँ आया, क्योंकि सिंगल पैरामीटर पास कर रहे हो आप, तो सिंगल पैरामीटर होगा तो ऐड क्या होगा, जिसके पास सिंगल पैरामीटर उसके पास जाएगा। तो ऐड यहाँ पर सिंगल पैरामीटर यहाँ पर है, इसमें नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर इसको चाहिए डबल पैरामीटर, तो इसमें जाएगा। तो ए 6 जो होगा वो यहाँ ए में चला जाएगा, तो ए 6 + 1 क्या हो जाएगा 7, तो एक्स में क्या चला जाएगा 7। और यहाँ आप प्रिंट कर रहे हो obj.x जो प्रिंट कर रहे हो, तो मतलब 6 + 7, तो एक्स क्या हो 7, तो एक्स में क्या पड़ा हुआ 7, तो जो आउटपुट आने वाला है वो आपका आने वाला है वो 7। ऐसे समझ में आ रहा होगा इतना, क्योंकि सिंगल पैरामीटर है, अगर डबल पैरामीटर होता तो यहाँ पे चला जाता, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट विल द आउटपुट द, वही जावा प्रोग्राम का आउटपुट पूछा, सिंपल सा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पहला क्या, क्लास ओवरलोड सेम वही है, तो यहाँ पर सेम वही क्वेश्चन दिया गया है कि वही जो सेम ऊपर वाला क्लोज था वही इतना दिया गया है। चेंज कहाँ है, यहाँ पर चेंज है। चेंज क्या है, यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट बनाया गया, इंट ए इक्वल टू 0 रखा गया। ए क्यों रखा गया, कोई लेना देना नहीं है इसको यहाँ पर, ठीक है। इंट ऐड 6,7, यहाँ पर 2 पैरामीटर पास किए गए, 2 पैरामीटर पास करेंगे तो कहाँ पर जाएगा ये, जिस ऐड के पास 2 पैरामीटर है, किसके पास है, यहाँ पर इसके पास 2 पैरामीटर है। तो यहाँ पर एक्स में क्या आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो 6 जाएगा ए में, 7 जाएगा बी में, ठीक है। तो एक्स में क्या हुआ, a + 2, ए की वैल्यू क्या है वो 6 है, तो 6 + 2 क्या जाएगा आपका वो 6 + 2 8 हो जाएगा। आप जो प्रिंट कर रहे हो एक्स में क्या आ गया 8 आ गया, तो यहाँ पर जो obj.x प्रिंट कर रहे हो वो आपका क्या प्रिंट हो जाएगा, वो 8 प्रिंट हो जाएगा। सिंपल सा है, कोई इसमें तामझाम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, फिर से यहाँ पर कोड पूछा गया है। यहाँ ओवरलोड एक फंक्शन बनाया गया, क्लास बनाया गया, यहाँ पर एक x है एक y है, ठीक है। यहाँ पर एक बनाया गया, एक ऐड बनाएगा जिसमें दोनों इंटीजर टाइप के हैं, इसमें ऐड बनाएगा दोनों डबल टाइप के हैं, ठीक है। उसके बाद देखो ओवरलोड एक कंस्ट्रक्टर है जिसमें दोनों में x और y में दोनों में ये 0 सेट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें देखते हैं मेन मेथड में देखते हैं, यहाँ पर हमने बनाया जो है ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। जब जैसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर में x और y में दोनों में 0 डाल देगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो ही पैरामीटर हैं, ठीक है, 2 ही इसके वो जो डेटा मेंबर है, तो यहाँ पर x और y में दोनों में 0 चला जाएगा। फिर उसके वो क्या किया, a = 2 रखा, b = जो है इन्होंने डबल लगाया तो 3.2 रखा। obj.add a, तो दो इंटीजर टाइप के थे, दोनों इंटीजर टाइप के थे, तो ये किसको कॉल करेगा, जिस ऐड का जो दोनों पैरामीटर इंटीजर टाइप का हो, तो ये यहाँ पर चला आएगा, तो यहाँ पर जो है आपका वो कॉल करेगा। तो यहाँ पर आपने क्या किया, a, मतलब a की वैल्यू क्या 2 है, यहाँ पर a की वैल्यू क्या 2 है, तो 2 पास होगा, तो यहाँ पर इस a वाले में 2 आएगा, b वाले में भी 2 आएगा, तो x में क्या चला जाएगा 2 + 2 4, तो x में क्या जाने वाला है 4 जाने वाला है। नेक्स्ट, यहाँ पर ऐड b, तो b आपका क्या है डबल टाइप का है, ये भी b आपका डबल टाइप है, तो डबल जिसका जो आपका पैरामीटर जिसमें है कंस्ट्रक्टर में उसको कॉल करेगा, तो इसको कॉल करेगा। तो यहाँ पर 2.2 मतलब आपका क्या था 3.2 + 3.2, तो क्या हो जाएगा 6.4, तो x में 4 हो गया और इसमें y में क्या होगा 6.4 हो गया। अब दोनों को प्रिंट क्या आएगा, तो जिसको देख लो 4 और 6.4 जिसका आंसर होगा वही आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बोलना पड़ा है एक्सप्लेन करने के लिए। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग जावा कोड, इसका आउटपुट देखो, फिर यहाँ पर देखो a एंड b, यहाँ एक क्लास बनाया गया, ठीक है। यहाँ पर a एंड b यहाँ पर रखा गया, a एंड b दो आपके डेटा मेंबर हैं। उसके बाद एक मेथड है आपका मिथ, ठीक है, i और j, ठीक है। i = इसका मतलब होता है i = i × 2, ठीक है। और सेम इसका j = j
मल्टीप्लाई बाय, अच्छा डिवाइड लिखा है, डिवाइड बाय 2, ये आपका इस दोनों का मतलब होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर जो है यहाँ पास किया गया है, यहाँ ऑब्जेक्ट बनाया गया आपका, टेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया गया, टेस्ट की क्लास का नाम था तो उसका ऑब्जेक्ट बनाया गया। ए में इन्होंने 10 लिया, बी में इन्होंने 20 लिया, तो पास किया यहाँ पर ए और बी, तो ए की वैल्यू यहाँ पर आई में चली आई और बी की वैल्यू आपकी जो जे में चली आई। ठीक है, तो यहाँ पर आई इक्वल टू आई, ठीक है, तो यहाँ पर आई को ही इन्होंने वो किया है, तो आई में जो आपका आएगा वो 10 यहाँ पर आएगा, तो 10 इंटू 2 करेगा 20, तो आई में चला आएगा 20 और बी यहाँ 20 आएगा, तो 20 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 10, तो जे में चला आएगा 10, तो आई की वैल्यू 20 हो गई, जे की वैल्यू 10 हो गई। अब यहाँ पर प्रिंट किया गया ए एंड बी, देखो यहाँ पर क्या है, जो ये किया गया इससे कोई लेना ही देना नहीं है, ये यहाँ पर पास किया, यहाँ पर चेंज किया, कोई लेना, जो प्रिंट होने वाला है वो यही की वैल्यू ए एंड बी प्रिंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कॉपी गया था, कॉपी यहाँ पर कुछ भी मॉडिफिकेशन होता है इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैंने अभी बताया था कॉल बाय वैल्यू जब होता है तो यहाँ जो पास हुआ, जो भी मॉडिफिकेशन हुआ, कोई भी इफेक्ट आपका ओरिजिनल आर्गुमेंट पे नहीं आएगा। तो ए एंड बी की जो वैल्यू प्रिंट होगी 10 और 20 प्रिंट होने वाले, तो जिसका यहाँ पे 10 और 20 दिख रहा है वो लगा दो। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो तो ताम झाम वहाँ पर लिख दिया, कोई मतलब नहीं था उसका। ठीक है, नेक्स्ट आउटपुट पूछ रहा है यहाँ फिर से, तो यहाँ पर ए एंड बी रखा गया, यहाँ पर आई जे रखा गया, ए इक्वल टू आई, जे इक्वल टू आई और बी इक्वल टू जे रखा गया। ठीक है, फिर से यहाँ पर इस तरह से रखा गया। पहले मेन मेथड में चलते हैं, मेन मेथड में देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या है, न्यू टेस्ट 10, 20, तो टेस्ट को कॉल या टेस्ट कंस्ट्रक्टर पे जाएगा, यहाँ टेस्ट कंस्ट्रक्टर आपका है, तो ए में आपका 10 आएगा और बी आपका जो है, बी में आपका जो है 20 आएगा, क्योंकि यहाँ पर तो 10 आपका आई में चला जाएगा और बी आपका जो है जे में चला जाएगा, तो ए में आपका 10 आ गया, बी में आपका 20 आ गया। फिर हम मैथ ओबीजे डॉट, ठीक है, मैथ है ओबीजे, ठीक है, तो यहाँ पर आया, तो ए की वैल्यू क्या है आपका, वो 10 है, बी की वैल्यू क्या है 20, तो यहाँ पर क्या ओबी, यहाँ पर क्या होगा, इसका मतलब यही है ओ डॉट ए इक्वल टू ओ डॉट ए मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मालूम है कि ओ डॉट ए की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो 10 इंटू 2 करेगा वो 20 हो जाएगा, तो 20 आपका जो है ओ डॉट ए में चला जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ पर ओ डॉट बी इक्वल टू ओ डॉट बी डिवाइड बाई 2, तो ओ बी में कितना था आपका, वो 20 है, तो 20 डिवाइड बाई 2 करेंगे 10, तो 10 चला जाएगा, तो इसको हटा देते हैं, इसका जरूरत नहीं है। तो ए में क्या आ गया 20 आ गया, बी में क्या आ गया वो 10 आ गया, तो यहाँ प्रिंट करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, ओ डॉट ए मतलब 10 प्रिंट होगा और ओ डॉट बी मतलब 20 प्रिंट हो जाएगा। सॉरी, यहाँ ओ डॉट बी मतलब आपका ए में आपका 20 चला गया, बी में आपका 10 चला गया। ठीक है, यही आपका प्रिंट होने वाला। तो रिलैक्स करते हैं। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ दीज एक्सेसफायर मस्ट बी यूज्ड फॉर मेन मेथड। ठीक है, तो आई थिंक ये तो बहुत ही सिंपल है, आपको मालूम है मेन मेथड हमेशा पब्लिक ही होना चाहिए, तो इसको लगा दो पब्लिक। ठीक है, ज़्यादा सोचने का नहीं, लगा देने का पब्लिक। ठीक है, मैं नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज यूज्ड टू एक्सेस अ मेंबर ऑफ क्लास बिफोर ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास इज क्रिएटेड। मतलब जब तक कौन सा ऐसा एक्सेसफायर है कि अगर हम बिना ऑब्जेक्ट बनाए उसको कॉल, उसका मेंबर यूज कर सकते हैं, उसको होता है स्टैटिक। जिस भी आप मेथड या डेटा मेंबर के आगे आप स्टैटिक लगा देते हो, तो उसको यूज करने के लिए उसका ऑब्जेक्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हो। अगर कोई भी डेटा मेंबर स्टैटिक है तो कोई भी जो भी ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, वो उसको जैसे अगर मान लो ए हमारा स्टैटिक है और किसी क्लास का आपने 10 ऑब्जेक्ट बना दिया, तो सबके लिए ए जो होगा वो सेम होगा। अगर ऑब्जेक्ट ए ने ऑब्जेक्ट फर्स्ट ने अगर जो है ए को मॉडिफाई किया, मान लो ए की वैल्यू 10 कर दिया, तो सबके लिए ए की वैल्यू 10 हो गई। ऑब्जेक्ट 2 ने अगर उसको 20 कर दिया, तो सबके लिए वो जो है ए की वैल्यू 20 हो गई। तो सब लोग एक ही मेमोरी लोकेशन को यूज करते हैं। अगर मैं स्टैटिक की केस में बन रहा हूँ, अगर आपने किसी भी डेटा मेंबर का कोई स्टैटिक बना दिया, तो उसके लिए केवल और केवल सिंगल मेमोरी एलोकेट होगी, हर ऑब्जेक्ट के लिए केवल सिंगल मेमोरी एलोकेट होगी। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज यूज्ड एज आर डिफॉल्ट फॉर मेंबर ऑफ ए क्लास इफ नो एक्सेसफायर यूज फॉर इट। मतलब अगर मान लो
बोला जा रहा है कि अगर आपने किसी भी मेथड के अंदर या किसी मेंबर के अंदर, मेथड या डेटा मेंबर के आगे कुछ भी नहीं लगा, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड इन तीनों से कुछ भी नहीं लगाया तो क्या होगा। तो इसका सिंपल सी बात है कि ये पब्लिक होगा लेकिन सेम पैकेज में, ठीक है, इन ओन पैकेज, मतलब जिस पैकेज में वो है, ठीक है, उसी पैकेज में ये पब्लिक होगा, अदर पैकेज में उसको यूज नहीं किया जा सकता, ठीक है। मतलब मान लो सपोज दैट कि स्कैनर क्लास है, वो अगर वो उसके आगे हमने पब्लिक नहीं लगाया हो तो क्या होगा, स्कैनर क्लास जो है java.util पैकेज के अंदर ही यूज किया जा सकता है, उसके बाहर यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब अगर आप अपने प्रोग्राम में इसको यूज करोगे तो यूज नहीं कर सकते हैं, तो सेम पैकेज में इसको यूज किया जा सकता है। अगर पब्लिक लगा है तो सेम पैकेज प्लस अदर पैकेज में इसको भी यूज किया जा सकता है। आई थिंक क्लियर होगा, पल्ले पड़ रहा है, समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। What is the process by which we can control that part of a program can access the member of a class? एक क्लास की बात करी है जहाँ पर कैसे कंट्रोल करेंगे, इसको कंट्रोल करते हैं इनकैप्सुलेशन के थ्रू, ठीक है। इनकैप्सुलेशन के थ्रू जो है हम कंट्रोलिंग करते हैं किसी मेथड में कौन सा मेंबर यूज किया जा सके, कौन सा मेंबर यूज ना किया जा सके, ठीक है। क्योंकि इन कैप्सूल बना रहे, कैप्सूल बना के एक साथ सारी चीज़ें रख रहे हैं, तो उसको हमारी जिम्मेदारी बनती है कि कैसे बताए कि कौन सा पब्लिक है, कौन सा प्राइवेट है, कौन सा प्रोटेक्टेड है, वो हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। और इसी के थ्रू करते हैं कंट्रोल, इसी के थ्रू करते हैं, और कोई और भी अलग तरीका नहीं होता है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, ठीक है। 15 आपका विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं। पब्लिक मेंबर ऑफ ए क्लास कैन बी एक्सेस्ड बाई एनी कोड इन द प्रोग्राम। हाँ बिल्कुल, पब्लिक भैया खुला है, ठीक है। आपका कोई सामान पब्लिक है तो सब लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो पब्लिक। नेक्स्ट देखते हैं। प्राइवेट मेंबर ऑफ ए क्लास कैन बी एक्सेस्ड बाय अदर मेंबर ऑफ द क्लास। हाँ, ये जो प्राइवेट मेंबर होते हैं उसी क्लास के अदर मेंबर द्वारा जो है यूज किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक इसको अच्छे नहीं लिखा है, विद इन क्लास बोल सकते हो, विद इन क्लास, उसी क्लास के अंदर यूज होगा। तो यहाँ पर इसको स्टेटमेंट पूरा कर देता हूँ। अरे यार को तो कैसे लॉक दब गया है गलती से, बड़ा समस्या है जिंदगी में, ठीक है। विद इन क्लास, तो ये करेक्ट है, मैं इसको फर्स्ट स्टेटमेंट निकल गई, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। प्राइवेट मेंबर ऑफ ए क्लास कैन बी इनहेरिटेड बाय ए सब क्लास एंड बिकम प्रोटेक्टेड मेंबर इन सब क्लास। देखो ऐसा है भैया, प्राइवेट मतलब क्या हुआ कि अगर कोई चीज़ प्राइवेट है तो अगर उसको सब क्लास में गया तो वो प्रोटेक्टेड हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं, तो तब बहुत गलत बोला गया है, ये तो अन्याय है ये, ठीक है, गलत है ये। मतलब ये जस्ट उल्टा होना चाहिए, ये आपका ये इनकरेक्ट होता है। प्राइवेट मेंबर जो है कभी भी इनहेरिट हो ही नहीं सकता, ठीक है। प्राइवेट मेंबर जो होता है जिस क्लास का उसका उसी का है, उसको कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता है। प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ ए क्लास कैन बी इनहेरिटेड बाय सब क्लास एंड बिकम प्राइवेट मेंबर ऑफ सब क्लास। हाँ ये करेक्ट है, यही आपको ये करेक्ट है, क्योंकि प्राइवेट प्रोटेक्टेड मेंबर जो होते हैं किसी क्लास के, अगर उसको इनहेरिट करते हैं तो सब क्लास में जाने के बाद वो प्राइवेट हो जाते हैं, फिर आगे वो फिर से उसको जो है इनहेरिट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। मतलब उसका एक्सेस जो होता है केवल वो सब क्लास तक ही होता है, बस। नेक्स्ट, विच ऑफ द आउटपुट पूछ रहे हैं, ठीक है। पर यहाँ पर देखो, पब्लिक एक्स इंट एक्स, प्राइवेट इंट वाई, दो यहाँ पर सबसे पहले वो पब्लिक प्राइवेट तो अलग से तमीज से लिखा गया है। इसका मतलब ये कि यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आना है पब्लिक और प्राइवेट के ऊपर पूछा जाता है। तो सबसे पहले नीचे हम देख लेते हैं एक्स एंड वाई क्या, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका एक मेथड बनाया गया, मेथड तामझाम है। यहाँ पर दिया गया एक ऑब्जेक्ट बना करके, उसके बाद यहाँ पर 2 और 3 पास किया गया है। हम यहाँ पर देखो सबसे प्रॉब्लम यहीं पर है, obj.x लिखा गया है, obj.y, तो obj.x में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पब्लिक है, यहाँ पर यूज कर सकते हैं। लेकिन obj.y यहाँ नहीं यूज कर सकते क्योंकि ये हमारा यहाँ पर प्राइवेट है। मैंने बोला कि वो ऑब्जेक्ट यूज तो कर सकता है लेकिन विद इन द क्लास, इसी क्लास के अंदर ही यूज कर सकता है, बाहर नहीं यूज कर सकता। तो ये आपका गलत हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका जो आने वाला है वो आने वाला है रन टाइम एरर, ठीक है। हम इसको बोलेंगे रन टाइम एरर, ठीक है। नेक्स्ट चलो आगे चलते हैं। आउटपुट क्या होगा, पब्लिक है, प्राइवेट है, यहाँ पर कैल इंट ए इंट बी, ठीक है। देखते हैं आगे, यहाँ पर डिस्प्ले करा दिया, प्रिंट कराया गया है वाई की वैल्यू। यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया,
2 and 3 पास किया गया है, तो 2 आपका जो चला गया वो आपका कैल में आपका वो ए में चला गया और 3 आपका जो चला गया बी में चला गया। तो x इक्वल टू करेंगे a+1, x की वैल्यू क्या है 2, तो बी एक्स में आपका x में क्या आएगा 2 + 1 3, x में 3 आएगा। b में y में क्या आएगा, b की वैल्यू क्या है 3 है तो y में भी 3 आ जाएगा। तो x और y दोनों में 3 आ गया घूम फिर के। और यहाँ प्रिंट किया जा रहा है obj.x, x की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो अभी थोड़ा सा 3 प्रिंट हो जाएगा। obj प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर आएगा और यहाँ पर y की वैल्यू प्रिंट कर, हाँ ये तरीके से आप प्रिंट कर सकते हो, y की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ नहीं प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। तो 3 की प्रिंट होने वाला, तो आंसर जो आपका आएगा वो 3 आपका यहाँ पर आने वाला, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट, आउटपुट क्या आएगा यहाँ पर स्टैटिक इंट x, स्टैटिक इंट y, ठीक है। दोनों स्टैटिक बना रखा, ठीक है। अभी आपको स्टैटिक बताया था कि जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे उनके लिए x और y वो एक ही होगा, एक ही मेमोरी एलोकेट होगा, सभी उसी को शेयर करने वाले हैं, ठीक है। तो x के लिए अलग होगा, y के लिए अलग होगा, इसलिए नहीं कि दोनों एक ही बन जाएगा, दोनों अलग अलग होंगे, लेकिन हर ऑब्जेक्ट के लिए x एंड y जो है वो सेम होगा। यहाँ पर क्या है ऐड लिया गया है, ठीक है, इंट a, b, ठीक है। तो दो यहाँ पर पैरामीटर पास किए गए हैं। आगे पहले देख लेते हैं कोड क्या है आपका। यहाँ पर दो स्टैटिक आउट, मतलब क्लास का नाम है स्टैटिक आउट, ठीक है। इसका एक ऑब्जेक्ट obj1 obj2 क्रिएट किया गया, a = 2 पास किया गया, तो obj1 डॉट ऐड किया गया a, a+1, तो a हमारा जो चला जाएगा वो इसमें चला जाएगा, ठीक है, मतलब 2 यहाँ पे चला गया और b में आपका जो आएगा वो 3 आएगा। तो 2 + 1 करेंगे 3, तो a में क्या आ गया आपका 2, b में क्या आ गया 3। तो आपने क्या x = a + b, तो a + b करेंगे तो आपका यहाँ पर दो, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, तो x = जो आ गया 2 + 3, तो इसके क्या आ गया x, इसका मतलब बोलेंगे कि x = आपका 5 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, y में क्या आएगा, y x + b, तो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू आपकी वो 5 है, तो y में जो आ गया आपको 5 + b, b की वैल्यू क्या है आपकी वो 3 है, तो 5 + 3, तो आपका 5 + 3, तो ये आपका चला आएगा आपका वो क्या आएगा y = आपका 8 आ गया, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर है। नेक्स्ट, अब यहीं से थर्ड ट्विस्ट होगा, ट्विस्ट क्या होगा, obj2 डॉट ऐड किया जाए, ऐड 5, ठीक है, दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए बात की जा रहा है, तो 5, ठीक है, a, तो यहाँ पर क्या हुआ, स्टैटिक जो था, क्योंकि ये स्टैटिक है, ठीक है, स्टैटिक होने के बाद x और y दोनों जो है ऑब्जेक्ट1 ऑब्जेक्ट2 के लिए दोनों का सेम होगा, तो 5 जब पास करोगे तो a में क्या 5 आया और b, a की वैल्यू क्या है 2, a की वैल्यू यहाँ तो 2 है, तो 5, 2 पास होगा, तो a में क्या आ गया 5, b में क्या आ गया आपका वो 2 आ गया। तो यहाँ पर जो होगा, तो यहाँ पर जो है a की वैल्यू क्या है वो 5 और b की वैल्यू क्या है वो 2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 7 हो जाएगी। और यहाँ पर जो है x की वैल्यू क्या है वो 7 है और b की वैल्यू क्या है वो 2 है, तो 7 + 2 होगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है क्योंकि ये दोनों के लिए सेम था, तो अगर इसने b वाले obj2 ने अगर इसको रिप्लेस किया है तो ये दोनों के लिए रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है, obj1 के लिए भी रिप्लेस हो जाएगा, obj2 के लिए भी रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था स्टैटिक जो होता केवल एक ही मेमोरी लोकेट करता, सारे ऑब्जेक्ट उसी को शेयर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर obj1 डॉट x प्रिंट करेंगे तो 7 प्रिंट होगा, इवन obj2 डॉट अगर x प्रिंट करते तब भी 7 ही प्रिंट होता, obj2 डॉट y करोगे तब भी 9 प्रिंट होगा, और या obj1 डॉट y प्रिंट करते तब भी 9 ही प्रिंट होता, क्योंकि दोनों रिप्लेस हो गया है वो, ठीक है। तो 7 और 9 आंसर आने वाला है, तो 7 और 9 यहाँ पर जो है लगा दो, बहुत ज़्यादा बोलना पड़ रहा है। नेक्स्ट और लास्ट है ये, ठीक है, इसमें 19 ही है। विच ऑफ दीज एक्सेस स्पेसिफायर मस्ट बी यूज फॉर क्लास सो डैट इट कैन बी इनहेरिटेड बाई अनदर सब क्लास। देखो सिंपल सी बात है, किसी सब क्लास द्वारा अगर इनहेरिट करना चाहते हो तो देखो सिंपल सी बात है, इसको पब्लिक बना दो। पब्लिक मतलब सब जहाँ यूज कर लो, जहाँ मन करे वहाँ लगा दो, तो पब्लिक मतलब जहाँ पर हमको सिक्योरिटी बिल्कुल जरूरत नहीं है लगाए रहो पब्लिक, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, समझ गए। चलो कुछ अगर भेजे में घुसा हो तो भैया चैनल सब्सक्राइब करके रखो, इतना मेहनत करता हूँ, कुछ तो शर्म करो, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, थोड़ा ज्ञान बांटें अपने फ्रेंडों के साथ, ठीक है, तो चैनल वीडियो को शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तब तक के लिए टाटा बाय बाय।